नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में आयोजित हो रहे 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हुए रवाना। अपने प्रस्थान वक्तव्य में पीएम ने कहा कि वो वैश्विक विकास, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर करेंगे व्यापक चर्चा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के मौके पर बच्चों को लगन और परिश्रम से कार्य करने का दिया संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रहेंगे लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान कई आयोजन में वो स्थानीय लोगों से करेंगे संवाद। आलमनगर सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण। प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही हैं निरीक्षण। मच्छर जनित स्थितियां मिलने पर घरों को जारी किया जा रहा है नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के आज 3 दिन के इंडोनेशिया के दौरे पर रवाना हुए हैं। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय में साथ बढ़े और साथ ही सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार और विमर्श भी करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित होंगे और इसके अलावा ये सत्र खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे, जिस पर सभी सदस्य के देशों के नेता खुलकर बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान और मैक्सिको, साथ ही रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। भारत के लिहाज से यह शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। G20 में यह पहली बार है कि ये तिकड़ी विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल होंगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। G20 विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी एक मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पर अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया है। पीएम मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होने वाले 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली का दौरा करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है शिखर सम्मेलन में वैश्विक विकास, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दों पर अन्य G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा भी करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा शिखर सम्मेलन के मौके पर कई अन्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात मैं करूंगा। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि उसके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करूंगा। मैं 15 नवंबर को बाली में एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे देश और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मैं अगले साल हमारे G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्यों को अपना व्यक्तिगत निमंत्रण भेजूंगा। G20 शिखर सम्मेलन में अपनी बातचीत के दौरान मैं भारत की उपलब्धियों और सामूहिक रूप से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालूंगा। भारत की G20 अध्यक्ष वसुदेव कुटुंबकम ये एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के थीम पर आधारित होगी, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। और बुलेटिन में अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगले साल भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और उसको लेकर G20 के नए लोगों पर एक सवाल उठाने वालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर निशाना साधा है।
असल में G20 के नए लोगों में कमल का निशान होने को लेकर सवाल उठाए गए थे। अगले महीने से भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर में एक जनसभा में कहा कि हमारी विरासत को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। ये हमारे भारत की अस्मिता से जुड़े हुए प्रतीक हैं। G20 दुनिया के ऐसे देशों का समूह है जो दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था पर पकड़ रखता है। सरकार ने 1950 में ही अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था, नेशनल फ्लावर घोषित कर दिया। और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि कमल का फूल इस देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए किया गया। जब 1857 में स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया मेरे बहनों भाइयों, तो आजादी के मतवालों ने एक हाथ में रोटी और एक हाथ में कमल का फूल लेकर जो है आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है इसलिए कमल के फूल को हमको छोड़ देना चाहिए? उसे राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर की मान्यता उसकी रद्द कर देनी चाहिए? यदि किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा है तो क्या इस पंजे को काट देना चाहिए? पंजे का भी शब्द प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने 1947 में देश के आजाद होने से लेकर 1965 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का शिल्पकार माना जाता है। हर साल पंडित नेहरू की जयंती को देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बच्चों को देश के भविष्य का निर्माता बताते हुए कहा कि बच्चों को लगन और परिश्रम से हर कार्य करना आना चाहिए। के निर्माता है, ये सोचिए कि आप बड़े होकर किस तरह की भारत में रहना चाहते हैं। आप जिस तरह के भारत बनाएंगे उसी तरह के भारत में हम सब रहेंगे। आज से उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दे। जो कार्य करे मेहनत और लगन से करे। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। कठिन परिश्रम आपको सफलता देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों को प्रकृति के प्रति भी चिंता करनी चाहिए। काम के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण की भी चिंता आपको करनी चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण से रहते हैं। पर्यावरण बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पर्यावरण साथ में लेकर के आए हैं और पर्यावरण साथ ही हम लोगों को जीना पड़ेगा। भविष्य आपका है और उसके निर्माता भी आप ही है। आप जैसा पर्यावरण को रखेंगे और ऐसा ही हम सबको, आप सबको रहना पड़ेगा। परिणाम की चिंता किए बिना आप कर्तव्य मार्ग पर चले, जो अत्यंत आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज महानगर विस्तार स्थित B49 पार्क में महानगर आवासीय कल्याण समिति और स्थानीय लोगों के साथ भेंट करके संवाद करेंगे। कल रक्षा मंत्री दोपहर बाद ऐशबाग वार्ड सुदर्शनपुरी बस्ती में धानुक समाज के साथ संवाद करेंगे और क्षेत्रीय लॉन राजाईपुरम में राजाईपुरम आवासीय कल्याण समिति से भेंट कर संवाद करेंगे। मंगलवार को रक्षा मंत्री यैयागंज गुरुद्वारा जाकर मत्था भी टेकेंगे। बुधवार को राजनाथ सिंह कन्हैया माधवपुर वार्ड के अंतर्गत भुअर गांव में स्थानीय लोगों से भेंट करेंगे। साथ ही अपराह्न आलमनगर सैटेलाइट रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की फरियाद को सुना और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले पारंपरिक खिचड़ी मेले की तैयारियों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा खिचड़ी मेले से न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल से लेकर देश दुनिया के सनातन धर्म से जुड़े लोगों की आस्था जुड़ी है। इसके दृष्टिगत मेले में सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को
बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए मेले का सजीव प्रसारण किया जाएगा ताकि वो लोग भी मेले में वर्चुअल सहभागी बन सकें जो किसी कारणों से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मेले में भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा आदि की तैयारी पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करे। पुलिस को सुरक्षा और सतर्कता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आगरा में ऑल इंडिया एक्सपो और आगरा सराफा एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बिजनेस टू बिजनेस ऑल इंडिया ज्वेलरी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के 40 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा स्टॉल लगाकर आभूषणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि आगरा का चांदी कारोबार विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ने को तैयार है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि चांदी की ज्वेलरी के कारोबार में एशिया का हब बने आगरा में पहली बार आयोजित की गई B2B ज्वेलरी प्रदर्शनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में 1 बिलियन कारोबार के सपने को पंख देगी और आगरा के लिए समृद्धि के द्वार खोलने वाली प्रदर्शनी साबित होगी। पहली बार सराफा एसोसिएशन के द्वारा एक एग्जीबिशन के माध्यम से कहते हैं कि एशिया की नंबर 1 मंडी अगर सराफे के अंदर है तो आगरा है, तो वहां तो पहला हो रहा है। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सराफा एसोसिएशन अधिकारियों को। शुरुआत आगरे में करी, मेट्रो सिटी के अंदर कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में लगती थी एग्जीबिशन, आगरा में प्रारंभ किया है। तौर पर इससे व्यापार का ग्रोथ भी बढ़ेगा और व्यापारियों की ग्रोथ बढ़ेगा और आगरा का भी ग्रोथ बढ़ेगा। आज इन्होंने देश भर के पायल निर्माताओं को बुलवाया है और इससे न सिर्फ आगरा का उद्योग बढ़ेगा बल्कि बाहर के लोग भी आगरा के में क्या होता है ये देखेंगे और यहाँ के लोग बाहर में क्या करते हैं वो देखकर जो समन्वय थे इसलिए उद्योग आगरा में और पल्लव है। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी की डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिवलिंग की पूजा करने की याचिका को लेकर किरण सिंह की तरफ से अपील की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 मुख्य मार्गों के साथ ये याचिका दायर की गई थी। इसमें स्वयं भू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना तत्काल शुरू करने की अनुमति देने, ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिम समुदाय का ज्ञानवापी परिसर में रोकने की मांग की गई थी। आशुतोष, अदालत आज ज्ञानवापी मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला देने वाली है। इस पर क्या अपडेट है आपका, बताइए। विजय जी आशुतोष जी, बोलिए, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ विजय, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में 2 मुकदमे इस वक्त जो है वाराणसी की जिला अदालत में चल रहे हैं। एक जिला जज की अदालत में इसके पहले ही मामला चल रहा था। दूसरा ये मामला आज डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, जिसमें विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से किरण सिंह की एक याचिका है, जिसमें उन्होंने 3 बिंदुओं पर मांग की है कि जो जिला जज की अदालत के निर्देश के बाद ज्ञानव्यापी परिसर में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में विश्वेश्वरनाथ की जो कथित रूप से शिवलिंग पाया गया था, उसको लेकर के इनकी मांग है कि भगवान विश्वेश्वरनाथ की पूजा तत्काल प्रारंभ कराई जाए, ज्ञानव्यापी परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए और तीसरी मांग यह है कि मुस्लिम समुदाय की परिसर में प्रवेश से को रोका जाए। तो इन तीनों मांगों पर लेकर के याचिका की पोषणीयता पर जो है बहस और सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज जो है उस पर फैसला अभी थोड़ी देर में आने वाला है। जी विजय। बिल्कुल, तो आज ये जो अहम फैसला आने वाला है, इस पर वाराणसी के लोगों की भी निगाह होगी, लोगों में उत्साह होगा कि आज अदालत किस तरह का फैसला देगी। क्यों आशुतोष?
नहीं, बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया की तरह जनजीवन भी सामान्य है, ना कोई उत्साह है, ना कोई नाराजगी है। इसके पक्षकार जो हैं वो जरूर इस मामले में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुख्य मुकदमा जो है जिला जज की अदालत में चल रहा है और यह मामले की पोषणीयता पर जो है फैसला आने वाला है। इसमें कोई फाइनल फैसला नहीं है। ये जो मांगे हैं, ये मांगों पर विचार किया करे अदालत या न करे, इसको लेकर के विचार फैसला आने वाला है। अगर आज ये पोषणीयता पूरी हो जाती है, अदालत यह मान लेती है कि मामले को सुना जाएगा, तब इस पर इन 3 जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, ये हमें अपडेट देने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव के रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ से पहले देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की भागवत कथा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए हैं, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर मंच पर पहुंचकर विधानसभा के अध्यक्ष ने देवकी नंदन जी से आशीर्वाद लिया और कथा भी सुनी। उन्होंने कहा कि भारत भूमि देवभूमि है, भारत की संस्कृति सदियों पुरानी है, ऐसे ही कथाएं समाज में जागरूकता पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि संत पथ पर चलकर हम समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में मैनपुरी रामपुर में उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही प्रत्याशी घोषित होंगे। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी रामपुर खटौती में भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। भारत भूमि देवभूमि है। भारत की संस्कृति सदियों पुरानी है। भारत दुनिया को एक दिशा देता था। भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का उसको संकल्प होता है। इस प्रकार की कथाएं एक पवित्र वातावरण बनाती हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो काम किया जाता है उनको एक प्रेरणा देती है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्नाव के सदर विधायक भाई पंकज जी ने हर वर्ष, पिछले वर्ष भी श्री देवकी नंदन जी की कथा का आयोजन किया था और अभी भी किया। इससे एक मैंने कहा आध्यात्मिक वातावरण जो पवित्र होता है, जो शुद्ध होता है, उसका एक यहाँ पर माहौल देखने को मिला। श्री देवकी नंदन जी के प्रति लोगों के मन में आस्था है और बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भारत की देवी करती है, भारत की माँ करती है। और भारत की माँ तब होती है जब वो श्री राम को जन्म देती है, कृष्ण को जन्म देती है। और ऐसी माताओं को श्रद्धा और विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम है। पार्टी कमल चुनाव लड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको प्रत्याशी घोषित हम करेंगे। जैसे केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी देगा और भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी और खतौली और जो रामपुर में उपचुनाव है, तीनों जगह भाजपा चुनाव जीतेगी। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी मालगाड़ी में आज सुबह आग लग गई थी। मुगलसराय से झांसी की तरफ जाने वाली कोयले से लदी एक मालगाड़ी में यह घटना हुई है। अचानक प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे एक आरपीएफ कांस्टेबल की नजर मालगाड़ी की बोगी पर पड़ी, जिसके बाद इसको जानकारी उसने मालगाड़ी के गार्ड को दी। रेलवे अधिकारियों की सतर्कता और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के सतत प्रयासों से घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू में लाया गया। प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने विद्यालयों के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन बीमारियों से बचाव के लिए विद्यालय परिसर को साफ रखा जाए, कहीं भी जल भराव न होने दिया जाए। इस संदर्भ में सभी प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूली छात्रों को पूरी बाह की शर्ट और फुल पैंट पहनकर आने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही प्रदेश के स्कूलों से प्रतिदिन संचारी रोग और इससे होने वाली समस्याओं के संदर्भ में अनिवार्य रूप से बच्चों को जानकारी दी जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक में डेंगू और अन्य संचारी रोगों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम के लिए प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने हर जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाने के निर्देश दिए थे। रविवार को राजधानी लखनऊ में 36 नए डेंगू के मरीजों के मामले सामने आए हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें निरीक्षण कर रही हैं और जिन घरों में मच्छर जनित स्थितियां मिली उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। मेरठ के सरधना स्थित मंडी चामरान मोहल्ले में बीते दिनों दूषित पानी को पीने का मामला प्रकाश में आया था। दूषित पानी पीने से रेखा नाम की महिला और सलमान नामक एक पुरुष की मौत हो गई थी।
सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया है कि 65 साल की महिला और 20 साल के युवक की दूषित पानी पीने से मौत हुई है। सीएमओ ने कहा है सरधना स्थित मंडी चामरान मोहल्ले में सड़क की मरम्मत के दौरान पानी के पाइप में क्रैक आ गया था। इसके कारण घरों तक दूषित पानी पहुंचा। लोगों ने पानी पिया और उनको उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। सीएमओ ने बताया कि 241 लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए थे, जिनमें से 206 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। के अंदर एक मोहल्ला है मंडी चामरान, जिसके अंदर सड़क की रिपेयर के दौरान कुछ पाइप्स डिस्ट्रक्ट हो गए थे। कुछ पाइप्स में क्रैक्स आने की वजह से संभवतः पानी घरों के अंदर चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को उल्टी दस्त हुई और 241 लोगों को इसके अंदर इन्फेक्ट हुए। 241 के अंदर से मैं कहूँगा कि सारे के सारे जो पेशेंट्स थे अलग अलग स्टेजेस में थे, जिसके अंदर हमारे CHC के ऊपर कुल मिला के 91 केसेस हमारे यहाँ एडमिट हुए और ट्रीट हुए। 58 केसेस वहाँ से रेफर हुए हमारे यहाँ। आज की तारीख में कुल मिला के 206 लोग ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं और कुल 35 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ एडमिटेड हैं। CHC सरधना में 12 पेशेंट्स एडमिटेड हैं तथा LLRM मेडिकल कॉलेज में 23 पेशेंट्स एडमिटेड। नोएडा में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार नोएडा में AQI 344 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायतें हर उम्र में देखने को मिल रही है। वहीं गुरुग्राम में AQI 290 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में है। कन्नौज जिले के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने कबाड़ से जुगाड़ की नीति को अपनाकर ऐसे प्रोजेक्टों के मॉडलों को तैयार किया है जो सच में तारीफ काबिल हैं। इतना ही नहीं, अपने हुनर का प्रदर्शन कर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले इन बच्चों ने आम आदमी की उस सोच को भी बदलने पर मजबूर कर दिया है जहां लोग सरकारी स्कूलों की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण नहीं मानते थे, लेकिन यहां के बच्चों के द्वारा तैयार किए गए मॉडल इनकी काबिलियत बताते हैं। यहां राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें होनहार छात्रों ने कबाड़ से जुगाड़ अपनाकर कई तरह के आधुनिक प्रोजेक्टों को मॉडलों का प्रदर्शन किया है। कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र करण कटियार ने पहाड़ों पर बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट मॉडल के बारे में बताया कि पहाड़ों पर बिजली पहुंचाना मुश्किल है, इसीलिए हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा सकती है। कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र यश कुमार ने बताया कि उसने कबाड़ से जुगाड़ कर 3-in-1 कूलर बनाया है, जिसमें तेल के पीपे का प्रयोग किया गया है। इस कूलर की खास बात है कि ये गर्मी और सर्दी दोनों में काम आता है और अगर बिजली है तो इसमें बिजली की रोशनी भी की जा सकती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि छात्र छात्राओं के अंदर छिपे हुनर को निखारने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों द्वारा तैयार किए गए आधुनिक मॉडलों का प्रदर्शन किया जाता है। जिन छात्र छात्राओं के मॉडल अच्छे होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। इन बच्चों के द्वारा जो कबाड़ से जुगाड़ कर मॉडलों को तैयार किया गया है वो सच में बेहतरीन है। मैंने बनाया है पंप्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होता है। किस चीज से बना है ये हम लोगों ने इसको बनाने के लिए कबाड़ से जुगाड़ वाली पद्धति अपनाई है, जिससे हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल का यूज करके इसको बनाया है। इसमें बहुत कम खर्चा हुआ है, लगभग ना के बराबर खर्चा है, बहुत कम खर्चा है। तो इसका उपयोग हम लोगों को बिजली बनाने में होता है। इससे हम लोग बिजली बना सकते हैं। मेरा नाम यश कुमार है और ये मैंने 3-in-1 कूलर बनाया है, जो कबाड़ जो लोग कबाड़ फेंक देते हैं, जैसे कि टीन का डिब्बा जो है, तेल हम लोग खरीदते हैं, उस पर टीन का निकलता है, वो लोग फेंकते थे, उसी डिब्बे से हमने ये कूलर बनाया है। देखिए कूलर है, यहाँ से देखिए तेल निकलता है, यहाँ पे हमने वायर निकालने के लिए उपयोग किया है और हमने इसमें एक मोटर लगाया है, इससे हम वाटर पंप बनाएंगे। वाटर पंप हमने बनाया है, वाटर पंप बना के हमने ये पंखुड़ी है, इसमें मोटर लगाया, 12 वोल्टेज का मोटर है और इसमें एक हमने बैटरी लगाई है, इसके अंदर बैटरी है और इसमें चार्जर भी है जिससे हम चलाते हैं, मतलब जिससे बैटरी को ये राष्ट्रीय आविष्कार योजना हमारे भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसमें सुदूर बच्चे जो उनके अंदर वैज्ञानिक बनने की प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने की एक प्रक्रिया है।
इसी प्रक्रिया के क्रम में हम सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद जो बच्चे वहाँ से जीत के आए थे उनकी हम जिले स्तर पे प्रतियोगिता कराए थे। यहाँ पे कल वही प्रतियोगिता हुई थी। उसमें ढेर सारे बच्चों ने अपने अपने मॉडल रखा था। बहुत से बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ के आधार पे नई नई चीज़ें खोज करके ले आए थे, उन्हीं का आयोजन किया गया था। वाकई इस खबर को देख के लगता है कि दुनिया सच कहती थी कि भारत प्रतिभाओं से भरा हुआ देश है। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मेले का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल है। मेले में साझेदार राज्य जहां बिहार झारखंड होंगे, वहीं महाराष्ट्र भी होगा। इसके साथ फोकस राज्य की बात की जाए तो केरल और उत्तर प्रदेश को इस बार फोकस राज्य बनाया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में सोमवार यानी 14 नवंबर से ITPO द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। इसमें 14 से 18 नवंबर तक कारोबारी और व्यापारी वर्ग के लिए रखा गया है, जबकि 19 से 27 नवंबर तक आम लोग इस ट्रेड फेयर का दीदार कर सकेंगे। इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश रहेंगे। इस 14 दिवसीय मेले में करीब 2500 से ज्यादा घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देशों से रहेगी। मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगे। प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में आयोजकों ने मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। गोवा में आयोजित होने वाले 53वें फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स को चुना गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्देश्य फिल्म निर्माण में विभिन्न प्रतिभाओं युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। इस बार 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए फिल्म फेस्टिवल में 1000 से अधिक प्रविष्टियां आई हैं, जिसमें असम के सोनितपुर, ओडिशा के खोड़ा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से प्रविष्टियां शामिल हैं। जी हाँ, और इसके बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं और उन्होंने कहा है कि अपने विचार और सुझाव आप साझा कर सकते हैं। श्रोता अपने विचार और सुझाव mygov.namo ऐप पर भी साझा कर सकते हैं या फिर 1800-117-800 डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाता है। इस बार 27 नवंबर को यह प्रसारण किया जाएगा। तो 2 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।